गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 में वर्णमाला का हम लोग विस्तार से अध्ययन किए थे, जिसमें स्वर था, व्यंजन था। स्वर भी कंप्लीट रूप से आपको वहां मिलेगा और व्यंजन भी कंप्लीट रूप से मिलेगा। वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, संपूर्ण क्वेश्चन को 3 वीडियो में समराइज करके दिया गया है। वो हर एक परीक्षाओं के लिए आपके लिए मददगार होगा। जैसे पुलिस की परीक्षा के लिए, एसआई की परीक्षा के लिए, पीसीएससी सेट की परीक्षा के लिए, टेट की परीक्षा के लिए, सुपर टेट की परीक्षा के लिए, इत्यादि परीक्षाओं के लिए वो लाभकारी होगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे शब्द विचार। ठीक, यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा है शब्द विचार। अब वर्णों का तो अध्ययन कर लिए, लेकिन अब वर्णों के बाद शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के कितने भाग होते हैं, ये सारे हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। मतलब हिंदी ग्रामर पोर्शन का शब्द विचार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आधा हिंदी खत्म हो जाता है ग्रामर का, और उसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करते वक्त देखेंगे। ठीक, तो शब्द वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्ण कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे क म ल, 3 वर्ण आपस में मिले हैं, 3 के साथ अ छिपा है, मतलब 6 वर्ण आपस में मिले हैं तो एक कमल का निर्माण किए हैं। तो कमल क्या है? एक सार्थक ध्वनि समूह है, वर्णों का सार्थक ध्वनि समूह है, इसलिए कमल का सही तरीके से उच्चारण हो पा रहा है, उसके शब्द का अर्थ लगाया जा सकता है। तो उसी को कहा जाता है वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द होती है। अर्थ के स्तर पर वहां क्या बताए थे आपको, वर्ण में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि, अक्षर होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि, अक्षर होती है। अब परीक्षाओं में पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है, अर्थ के आधार पर। क्योंकि क बोलेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन क म ल बोलेंगे तो अर्थ निकलेगा, सामने वाला समझ जाएगा कमल को बोला जा रहा है। तो वर्णों का कई वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसका एक सार्थक अर्थ लगाया जाता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई शब्द होती है, जो कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बताया। वही देखिए एग्जाम्पल दिया गया, क म ल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, मतलब 1 2 3 4 5 6 वर्ण आपस में मिले हैं तो कमल का निर्माण हुआ है। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को, स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? शब्द होती है। अब देखिए शब्द के भेद। शब्द के भेद क्या होते हैं? शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब बोलने से ही पता लग रहा है कि सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ हमें समझ में आए, हम बोले अगला व्यक्ति समझ जाए, वो सार्थक होता है। और निरर्थक का मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसी को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसीलिए निरर्थक शब्द का शब्द विचार के अंतर्गत कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन सार्थक शब्दों का पार्ट चलता है। सार्थक शब्दों का वर्णन होता है, लेकिन निरर्थक शब्दों का वर्णन नहीं होता है। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिसका अर्थ लगाया जाता है, अर्थात बोलने के पश्चात सामने वाला व्यक्ति उसको समझ लेता है, उसी को सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द वह शब्द होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे टिन, टिन,
टिक टिक, टन टन। अब इसका इस तरीके से शब्द बोला जाएगा तो कहीं उसका अर्थ नहीं लिख लेगा, लेकिन जब यह सार्थक शब्दों के समूह के बीच में आते हैं तो इसका भी अर्थ निकलता है। जैसे घंटा टन टन बजा, घंटा टन टन बजा। अब टन टन का अर्थ निकल गया, टन टन बजा का मतलब आवाज आ रही है। घड़ी टिक टिक चल रही है। अब चलने की विशेषता टिक टिक से बताई जा रही है। ऐसे आप उसको बोलेंगे टिक टिक, कोई नहीं समझ पाएगा टिक टिक क्या होता है, कहेंगे क्या बोल रहे हो टिक 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 टिक, क्या बोल रहे हो टन 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 टन। तो ये निरर्थक शब्द होता है। निरर्थक शब्द जब सार्थक शब्दों के समूह के बीच में आते हैं तो उसका अर्थ लगाया जाता है, वरना निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। अब सार्थक शब्द का अर्थ होता है तो इसमें सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कौन कौन है? रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। ठीक, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। मतलब सार्थक शब्दों का 4 भेद, सार्थक शब्दों का 4 भेद, 4 भाग में वर्णन किया जाता है इसका। रचना या बनावट के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर शब्द। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कभी कभी क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला क्वेश्चन, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। 3 भेद में कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब यहां बोला जाएगा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसका खंडन करने पर वह वर्णों में टूट जाता है, वर्णों में टूट जाता है, उसका कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, सार्थक शब्दों में नहीं टूटता है। जैसे पानी, पानी को खंड खंड करेंगे तो पा प्लस नी, पा प्लस नी, प प्लस आ प्लस न प्लस ई में टूटता है। ठीक, तो इसका कोई सार्थक शब्द समूह में तो नहीं टूट रहा है, इसको तोड़ने पर वर्णों में टूट जाता है। इसी को रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द का मतलब जिस शब्द का कोई खंडन न हो और अर्थात खंडन करने पर वर्णों में टूट जाए, उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। एक समझ में आ गया? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वह शब्द होता है जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, उसे यौगिक शब्द कहलाता है, परंतु वह अपने मूल अर्थ में ही बना रहे। यौगिक शब्द वह शब्द होता है जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, परंतु अपने मूल अर्थ में ही बना रहता है। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। ठीक, विद्या धन आलय, विद्या भी सार्थक शब्द है, आलय भी सार्थक शब्द है, दोनों को मिला दिया गया, विद्यालय का निर्माण हुआ। दोनों को मिला दिया गया, किसका निर्माण हुआ? विद्यालय। इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं वो सारे यौगिक शब्द होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का मतलब होता है वह योग भी हो और रूढ़ भी हो, योग भी हो और रूढ़ भी हो। योग का मतलब जोड़ तो हो, 2 सार्थक शब्दों का मेल हो, परंतु वह अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को लेता है, एक विशेष अर्थ को लेता है। जैसे लंबोदर, लंबा धन उदर, लंबा धन उदर, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना है। लंबा का मतलब लंबा, उदर का मतलब पेट, जिसका पेट लंबा हो अर्थात गणेश जी। अब वह सामान्य लंबोदर का लंबा पेट नहीं बोला जाएगा, अब उस सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ले रहा है, अर्थात गणेश जी। चक्र पाणी, चक्र, चक्र और पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात कृष्ण जी या विष्णु जी, उनके हाथ में चक्र है, विष्णु जी, चक्र पाणी। ठीक, तो इसलिए यह अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करता है,
इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आते हैं सब योग रूढ़ के उदाहरण है, या बहुब्रीहि के जितने उदाहरण है योग रूढ़ के जितने उदाहरण है बहुब्रीहि समास के। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसका कोई खंडन नहीं किया हो पाता है, कोई दो सार्थक शब्दों के समूह में नहीं टूटता है, अर्थात उसको तोड़ने पर वर्णों में टूट जाता है। यौगिक शब्द वह शब्द होता है जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बना होता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं परंतु अपने हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाता है। अर्थात संस्कृत भाषा से जो शब्द लिए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है, वह तद्भव शब्द होता है। अर्थात जो वो सामान्य भाषा में बोला जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण, कर्ण मेरा तत्सम है, कान मेरा तद्भव है। हस्त, हस्त मतलब हाथ, हस्त मतलब हाथ, हाथ मेरा तद्भव है, हस्त मतलब तत्सम है। नाक, नाक मेरा तद्भव है, नासिका, नासिका मेरा तत्सम है। ठीक, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ, 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 ओठ बोल रहे हैं ये तद्भव है, ओष्ठ बोल रहे हैं तो तत्सम है। दंत, दंत, दंत बोल रहे हैं तत्सम है, दांत बोल रहे हैं तद्भव है। तो इस तरीके के जितने भी शब्द आते हैं वो तत्सम तद्भव है। देशज शब्द, देशज शब्द वह शब्द होता है जो गांव में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, पगड़ी, डब्बा इत्यादि, ये सारे देशज शब्द रहते हैं। इस तरह का शब्दों का जो समूह रहता है उसको हम देशज शब्द के अंतर्गत। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द वह शब्द होता है जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और सामान्य तरीके से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वह विदेशज शब्द है। जैसे जैसे आदमी, औरत, ये अरबी और फारसी के शब्द लिए गए हैं। अदालत, फौजदार, फौजदारी, मुवक्किल, मुजहिद, ये सारे विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सारे क्या है? ये सारे विदेशी शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं लेकिन हमारे हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेल, डॉक्टर, और डॉक्टर बोल रहे हैं, सभी लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ गए, डॉक्टर साहब के यहाँ गए का मतलब वो विदेशी शब्द है, लेकिन मेरा हिंदी में क्या, चिकित्सक, कोई ये नहीं कहता है चिकित्सक के पास गए। आदमी औरत बोल रहे हैं, ये महिला पुरुष होता है हिंदी में, लेकिन यहाँ अरबी फारसी में आदमी और औरत तो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और सामान्य रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट यहीं पर लिख दिए हैं, संकर शब्द होता है। संकर शब्द वह शब्द होता है जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं और एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल मेरा अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। गाड़ी शब्द हिंदी का हो गया, रेल अंग्रेजी का हो गया, अब दोनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया मेरा, रेलगाड़ी। तो इस तरीके के शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब हाइब्रिड शब्द, जो दो भिन्न भिन्न प्रजाति के आपस में मिलते हैं तो एक नई प्रजाति को उत्पत्ति करते हैं। जैसे साइंस में मेंडल लॉ है, मेंडल लॉ, वो मटर का पौधा लिया, लाल और तो मतलब दो भिन्न भिन्न प्रजाति का वो पुष्प लिया और पुष्प का हाइब्रिडाइजेशन कराया तो एक नए कलर की उत्पत्ति हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर दो भिन्न भिन्न भाषाओं के
शब्द लिए जाते हैं, एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संकर। जैसे अजायब घर, अजायब अरबी का, घर हिंदी का, बोर्ड परीक्षा, परीक्षा हिंदी का, बोर्ड अंग्रेजी का, बोर्ड परीक्षा, ये नए शब्द की उत्पत्ति बोर्ड परीक्षा हो गया। तो इस तरह के शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना। वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सामान्य तरीके से तो इधर बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, लेकिन कठिनाई स्तर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्थ क्या है? वाचक का मतलब वह शब्द जो सामान्य रूप से उसका अर्थ लिया जाता है। सामान्य रूप से जैसे गाड़ी है, घर है, बंगला है इत्यादि, मतलब वो सामान्य रूप से उसका अर्थ लिया जाता है, उसे वाचक कहते हैं। लाक्षणिक, लाक्षणिक शब्द वह शब्द होता है जो लक्षण के आधार पर लिया जाता है। जैसे कहा जाता है तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो। तो गधे वो गधा थोड़ी है, लेकिन गधे जैसा वो बिहेव कर रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है तुम गधे हो। गधे जैसा उसका लक्षण दिख रहा है, कहते हैं कुत्ता कहीं का, कुत्ता कहीं का। तो कुत्ता थोड़ी है, कुत्ता नहीं है, लेकिन कुत्ता जैसा बिहेव कर रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है, रोटी दिया जा रहा है चला आ रहा है, उसको कोई खिला रहा है रेस्टोरेंट में तो रोज पीछे पीछे लग रहा है, तो कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए कुत्ता कहीं का। तो ये लक्षण के आधार पर वहां पर वो उपमा दे दिया जाता है, उसी को लाक्षणिक शब्द बोले। व्यंजना, व्यंजना शब्द वह शब्द होता है जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ले लेता है। जैसे 4 चोर चोरी कर रहे हैं, चारों आपस में बात कर रहे हैं कि कितनी अंधेरी रात है, कितनी अंधेरी रात है। अब सामान्य चलने वाला राहगीर देखेगा आसमान की तरफ, कितना अंधेरा रात है, 11-12 बजे का, और चारों चोर आपस में समझ रहे हैं कितनी अंधेरी रात है, मतलब चोरी करने योग्य है रात की नहीं, वो आपस में समझ रहे हैं। तो ये व्यंजना में जो उस परिस्थिति में व्यक्ति रहते हैं वही व्यक्ति उसका अर्थ समझ पाते हैं, दूसरा व्यक्ति उसका सामान्य अर्थ ही लेता है, लेकिन उस परिस्थिति में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसका एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसी को हम व्यंजना कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अर्थ के आधार पर वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना। नेक्स्ट है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्द होता है, अविकारी। विकारी शब्द वह शब्द होता है जो लिंग वचन कारक के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन करता है। लिंग वचन कारक के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन करता है, उसी को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वे लोग स्कूल जाते हैं, ये सब स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाता है। देख रहे क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, कर्ता में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर जिसके रूप में परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब आपसे पूछा जाएगा विकारी शब्द के अंतर्गत कितने शब्दों को रखा गया है या कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब वो कह रहा है, क्या परिभाषा कर रहा है? लिंग वचन कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वह शब्द होता है जो लिंग वचन कारक के आधार पर अपने मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इतने शब्द विचार हैं। इस शब्द विचार के अंतर्गत लगभग पूरा शब्द विचार आ गया है और इसमें काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब विकारी के आधार पर शब्द के 2 विकारी, अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक।
ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, संबंध बोधक किसे कहते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। लेकिन ये शब्द विचार का एक फॉर्मेट था जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपके परीक्षाओं में अधिकतर योग रूढ़ से क्वेश्चन पूछते हैं, संकर शब्द से पूछते हैं, तत्सम से, तद्भव से, विदेशज शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक क्रिया विशेषण से पूछे जाते हैं, इसमें से सर्वनाम, क्रिया विशेषण और कभी कभी समुच्चय। ये मतलब 8 पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।